अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो आने वाला बजट है और मुख्तलिफ़ तारीख़ें उसके हवाले से आती रहीं। अब इस वक्त 10 जून की तारीख़ है, कुछ आदाद शुमार कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें तरक्याती बजट के हवाले से क्या एक अमाउंट मुख्तस की जाएगी उसकी मंजूरी है, या फिर अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो जिस तरह से 100 इंडेक्स बहुत बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। ये तमाम तर इस वक्त इशारे हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये बजट क्या नवीद लेकर आएगा। फिर इस पर एक आम आदमी का, एक आम आवाम का सवाल होता है, सब्सिडीज़ की बात होती है, तनख्वाहों में इजाफे की बात होती है, और फिर कहीं पर जो लोग टैक्स पेयर हैं उनके लिए आसानियाँ, और जो नॉन फाइलर्स हैं जो टैक्स नहीं पे करते हैं उनके लिए चीज़ों को मज़ीद मुश्किल करने की बात है। ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त हमारे सामने हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमें बेहतर इन तमाम तर मामलात पर बता सकते हैं कि आइंदा आने वाला जो बजट है वो कैसा होगा, उससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं और मामलात किस सिमत में हमें जाते हुए नज़र आएंगे। और एक बात जो हम मुसलसल पाकिस्तान की मईशत और उसमें बेहतरी और उसमें इस्तेहकाम की हम बातें सुनते हैं, वो कितनी इस वक्त हद तक दुरुस्त हैं और आने वाले बजट के बाद उसमें कितना इस्तेहकाम रहेगा। और IMF यकीनन उसका एक कलीदी किरदार रहता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है चीज़ों को डिक्टेट करने में, और इस बजट में भी वो तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी। हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं कि मज़ीद मुतालबात हैं IMF के सब्सिडीज़ ना देने पर या मज़ीद सख्तियाँ करने पर। वो कितना एक डिसाइसिव फैक्टर रहेगा, मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम अपने एक्सपर्ट्स से इस सारे मामले को जानें और इस पर बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, माहिर माशियात तो हैं ही हैं, उसके साथ कौमी असम्बली के भी मेंबर हैं। ज़फ़र मोतीवाला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम कहूँगा उनको। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों गेस्ट को वेलकम कहूँगा। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए क्या तवक्कुआत वाबस्ता है? इस वक्त तो आप दोनों रोल्स में हैं, एक तो आप मईशत को समझते हैं, उसके साथ साथ कौमी असम्बली के भी मेंबर हैं। बेहतर इंसाइट होगी आपके पास कि किस तरह का बजट हम तवक्को कर सकते हैं जो आ रहा है और कितनी आसानियाँ ये बजट लेकर आएगा। देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है हर बजट को कि बिज़नेस फ्रेंडली या दोस्त फ्रेंडली या गरीब फ्रेंडली, लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसा फिर होता नहीं है। अब इस बजट में जो मुझे नज़र आ रहा है वो IMF पे ये डिक्टेटेड बजट है। IMF के हम प्रोग्राम में जो हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें एग्री कर ली थी और साइन करके उनको दे दी थी, जो हमें बजट से पहले या अमेंडमेंट की शक्ल में या ऑर्डिनेंसेस की शक्ल में उनको कंप्लाई करना था। और अब ये पिछले कई दिनों से वही एक्सरसाइज हो रही है, बिल्स आ रहे हैं, हम कुछ पे एतराज़ करते हैं, कायमा कमेटियों में जाते हैं और वो, लेकिन जो चीज़ें हतमी हो गई उस वो मैं आपसे क्विकली शेयर करना चाहता हूँ। एक तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगा रहे हैं और वो 78 रुपये फ़ी लीटर था, उसको बढ़ा के 100 रुपये फ़ी लीटर करना जा रहे हैं, जिससे 1311 बिलियन का इजाफी रेवेन्यू इन्हें मिलेगा, जो वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान और दीगर पसमानदा इलाकों में करेंगे। उसके अलावा एक प्रपोजल है कार्बन लीवे का भी 5 रुपये फ़ी लीटर। और एक बहुत बड़ा जो धमाका है वो ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कैप्टिव पावर जनरेशन पे चल रही थी, यानी अपने जनरेटिंग यूनिट लगाए हुए थे जो गैस से चलते थे। सुई साउदर्न और सुई नॉर्दर्न ने उसको बाकायदा गैस के कनेक्शन दिए हुए थे। अब एक बिल पास हो गया है, हालांकि हमने बहुत अपोज की उसको। पूरे संडे हम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ में नवीद कमर साहब थे और तीनों मिनिस्टर आए हुए थे, पेट्रोलियम के भी, फाइनेंस के भी और पावर के भी, लेकिन बहरहाल हम नहीं डिफेंड कर सके। वो ये है कि ये स्विच ओवर करने को कह रहे हैं फौरी तौर पे नेशनल ग्रिड पे, यानी आप पावर पे आप जाएं क्योंकि हमारे पास इजाफी बिजली है और ये जो गैस आप हुकूमत की दोनों इदारों से ले रहे हैं, SHGC और SNGC, इससे आप मुंतकिल हो जाएं, छोड़ दें इसको। अब वो अरबों रुपए की जनरेटिंग यूनिट थी, कैप्टिव पावर लगाए हुए थे, वो सब जंग करने का उनको प्लान है। और आप जिस पे स्विच ओवर करा रहे हैं उस पर बिजनेस कम्युनिटी को रिलायबिलिटी नहीं है कि ये कंसिस्टेंट बिजली दे सकेंगे, फिर लोड शेडिंग, फिर जग्स, और उससे जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं चल सकती। उसके अलावा उन्होंने कैश विड्रावल के ऊपर भी सख्त टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, इजाफी टैक्स जिनको आप कहते हैं। वो तो नॉन फाइलर्स पर हैं बेग साहब, या वो सब पर होंगे? पेट्रोल
बेग साहब वो नॉन फाइलर्स पर होंगे या सबके लिए होंगे जो कैश विड्रॉल पे? नॉन फाइलर पे है एटीएम, पेट्रोल, डीजल, बैंक से कैश विड्रॉवल, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। फिर एक चीज़ और जो है, ये जो टाइट कर रहे हैं अपना घेरा, वो एग्रीकल्चर, रिटेलर और रियल एस्टेट पर है, जिनको टैक्स नेट में उन्होंने लाना है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि सैलरी क्लास के टैक्सेस की शरह कम करने की तजवीज़ है। हमने भी और औरंगजेब साहब ने भी, चेयरमैन बिहार ने भी इस बात पे इत्तेफाक किया कि लास्ट ईयर सैलरी यानी तनख्वाहदार तबके पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। उसमें बहुत से लोग रिज़ाइन करके गए हैं। पायलट एयरलाइंस के जिनकी 40% टैक्स में चले गए, वो छोड़ के गए और अब वो डॉलर में मांग रहे हैं सैलरी, वो बाहर ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी। डिफेंस के बजट में कुछ इजाफा किया जाएगा, लेकिन वो हालात को देखते हुए 16-16.5% है, जो तकरीबन 2500 बिलियन का एक टारगेट है। पीएसडीपी पे बड़ी बहस होने के बाद 1000 अरब रुपए का पीडीसी जो पीएसडीपी यानी तरक्याती गवर्नमेंट की जो मंसूबे उस पर लाया गया है, और उस पर 250 उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान पे यानी 250 वहाँ पे करेंगे उसके 1000 में से। उसके बाद आपने इंडेक्स को देखा है, लोगों का कॉन्फिडेंस बुलिश है, मार्कअप मजीद कम होने की बात हो रही है। हालांकि अफरात ज़र बढ़ने की तवक्को की जा रही है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत जो दुनिया में कम हुई हैं, जब लीवें लगने से हमारे यहाँ बढ़ेंगी तो महंगाई आएगी, तो अफरात ज़र जैकअप हो सकता है। ठीक है बेग साहब, तफसील से आपने कुछ अहम निकात की तरफ इशारा कर दिया। मैं ज़फ़र मोतीवाला साहब की जानिब बढ़ूंगा। ज़फ़र साहब, जो स्टॉक एक्सचेंज है 100 इंडेक्स नई एक बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है, और बजट की तवक्कुआत को लेकर कैसे देख रहे हैं इन इंडिकेटर्स को और चीज़ों को? कुछ सीधा चीज़ें जिनका जिक्र बेग साहब ने कर दिया, बाकी क्या तवक्कुआत आम आदमी रख सकता है इस बजट से? और जिस तरह से कहा बेग साहब ने भी, कि कहा तो जाता है कि अवाम फ्रेंडली होगा, लेकिन होता नहीं है दैन, इसी तरह की तवक्कुआत अब भी रखें? देखिए मैं हमेशा हर साल और हर एक को ये कहता हूँ कि हमारी मार्केट झूठ नहीं बोलती। अब ये जो प्री रैली चली है, प्री बजट रैली, यूजुअली हमारे यहाँ प्री रैली में डायरेक्शन लेस होती है, या मार्केटें खौफ की वजह से घट रही होती हैं, या उनमें मध्यमपन आ जाता है। लेकिन अमेजिंगली यहाँ पर वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, रिकॉर्ड हाई भी हो रहे हैं, और लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इट विल बी अ बिजनेस एज यूजुअल। कोई नए टैक्सेस नहीं होंगे, बल्कि कुछ टैक्सेस कम होने, कुछ इंपोर्ट पर ड्यूटीज कम होने की तवक्कुआत हैं। एक रूमर उड़ाई थी कि डिविडेंड पर और टैक्सेशन लगेगा, या कैपिटल गेन टैक्स पर, वो भी सिमर डाउन हो गई है। अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो सिर्फ ये है कि जो इंटरेस्ट रेट के घटने की वजह से जो एक बल्क गवर्नमेंट के पास हाथ में आया है, उसका रिलीफ देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल है। क्योंकि आईएमएफ मान नहीं रहा है कि वो जो इंटरेस्ट रेट घटने का जो इनका कॉस्ट ऑफ जो कर्जे लेने का जो कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसमें कमी हो जाएगी, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे लोकल हो। तो उसका जो हमारे पास एक खातिर ख्वाह अमाउंट आई है, तो वो जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट किस तरह रिलीफ देने में करे। क्योंकि देखिए एनर्जी सेक्टर का और स्पेशली इंडस्ट्री का, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का बुरा हाल है। अभी तो ये हाल है कि खुद जो हमारे कजन जो टेक्सटाइल टाइकून्स हैं, वो यही कहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान में इनपुट है एनर्जी का, जो एक रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्री का, वो ऑल टाइम एक्सपेंसिव है हमारे तमाम कंपिटिटर से। आप वियतनाम को ले लो, कंबोडिया को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, सब जगह। तो एक जो टी शर्ट वैल्यू एडेड हम लोग $1.5 में बना रहे हैं, वो 90 सेंट में बना रहे हैं दूसरे ये सब कंट्री। और वो कहते हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सबके फेयर्स निकाल लें और फेयर्स देख लें कि भाई क्या किसको क्या रिलीफ दिया गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि रिलीफ में इंडस्ट्री को रिलीफ देना चाहिए जो बिल्कुल कापुट हो गई है। एक ये इंडस्ट्री नजर आ रही है, कंस्ट्रक्शन का नजर आ रहा है, एक्सपेंसिव हो गया है। खुद वापडा के जो चेयरमैन है वो हमें प्राइसिंग बता रहे थे
कि भाई लोहे पर टन लोहा कितने का है, पर टन सीमेंट कितने का, ये सबको पता है। ये कि भाई ये जो आपका ब्रिज बनेगा, जो डैम बनेगा, वो इतना एक्सपेंसिव, यानी ऑलमोस्ट डबल प्राइस, 2.5 टाइम्स प्राइस हो जाएगी जब तक ये राइट। कंप्लीशन होगा मोहम्मद का। तो ये सबको पता है कि ये इसको कर्टेल करना, इसमें जगलरी दिखाना, इसके बैलेंसिंग एक्ट करना, ये सब फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि वो निगोशिएट करे आईएमएफ से भी, खुद भी संभालें, और कुछ रिलीफ पास ऑन करें पब्लिक के ऊपर। ये जो 2 रुपए 99 पैसे इलेक्ट्रिसिटी कम हो रही है, तो लोग हंसते हैं कि भाई ये क्या रिलीफ है। या आप देखें कि अब जो फ्यूल प्राइसेस बीच में घटे थे, तो उसका भी हमको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने लेवी जो है वो बढ़ा दी। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि कोई कंज्यूमर को फायदा होगा। लेकिन एक ये है कि कैपिटल मार्केट इस चीज में हैप्पी है कि अगर वो बिजनेस एज यूजुअल करें, कोई नए टैक्सेस ना लगाएं, सुपर टैक्स का वंस एंड फॉर ऑल फैसला करें, और आईएमएफ से थोड़ा सांस लेने की जगह। बिल्कुल सही मोतीवाला साहब जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। बेग साहब, एक चीज़ जो इस वक्त एनर्जी की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की एक चीज़ है, कॉस्ट है। अब जिस तरह के फैसले यहाँ पर आ रहे हैं, पहले तो एक तो सोलर को हम इनकरेज कर रहे थे, फिर अचानक हमने देखा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर दी गई, यानी कि इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई पाकिस्तान में, उसका बायर पाकिस्तान में मौजूद है, हर घर सोलर की तरफ जा रहा है, बहुत सारे लोग सोलर के कारोबार में जा रहे हैं, और फिर आप सोलर को डिस्करेज करने की तरफ चले जाते हैं। ना सिर्फ ये, फिर आपने जो स्लैब्स बनाई हुई हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन की, उन पर बहुत सारे लोग अजीब उसको समझते हैं, सवाल करते हैं। और फिर इस्लामाबाद में अभी हाल ही में एक चीज़, और वो ये कि जी 2 मीटर्स नहीं आए घर पे बिजली के लग सकते, यानी कि आप उस तरह भी नहीं मैनेज कर सकते, उसको भी गैर कानूनी आपने करार दे दिया। ये क्या इंडिकेटर्स हैं, ये किस तरफ इशारा करते हैं कि चाहती क्या है सरकार? देखिए, 3 चीज़ों में हुकूमत ने बड़ा वाज़े यू टर्न लिया है, और वो इतना अगली लगता है कि कोई उसको जस्टिफिकेशन दे सकता। पहले इन्होंने सीएनजी दिया, पाकिस्तान हैज बिकम द लार्जेस्ट यूजर ऑफ सीएनजी व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, और फिर वही सीएनजी इन्होंने कहा कि ये तो गाड़ियों में नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसको तो हम इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। और वो फिर आस्ते आस्ते सीएनजी स्टेशन बंद हुए, कीमतें उसकी डिफरेंशियल कम किया गया, और वो सीएनजी आज ख़त्म हो गए। फिर इन्होंने सोलर पैनल पे नेट मीटरिंग का, लोगों ने अपनी बालियां बच्चियों की बेच बेच के और ये सोलर पैनल लगाए, क्योंकि बिजली बड़ी महंगी हो गई थी। ऐसा ही अब ये अवैध साहब ने फ्लोर पे कहा कि नेट मीटरिंग ख़त्म कर रहे हैं, और 27 रुपये का जो यूनिट ख़रीदते थे अब हम 10 रुपये में लेंगे। मैंने खड़ा होकर दिया, नथिंग डूइंग। जिन्होंने एग्रीमेंट किया नेपरा से, वो तो कोर्ट में ले जाएंगे। तो फिर मेरी बात पे उन्होंने माना कि नए लोगों से हम 10 रुपये में लेंगे, लेकिन जिनका लाइसेंस है पुराना, उनसे 27 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन वो 5 या 7 साल का पीरियड है, फिर एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये उसको वही 10 रुपये पे ले आएंगे। तीसरी चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई थी, कैप्टिव पावर जनरेशन था, कि आपने कहा था कि हमारे पास बिजली नहीं है, आप अपने जनरेटिंग यूनिट लगाएं, गैस हमारे पास है वो लें, और सस्ती बिजली, एफिशिएंट बिजली बना के आप एक्सपोर्ट करें। और हम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हमारे अपनी जो बिजली ज़्यादा है वो फिर कौन लेगा, आप तो गैस पे चले गए। और फिर उन्होंने हमें शिफ्ट करने को कह दिया, और बिल पास हो गया। और तो कहने का मकसद ये है कि ये यू टर्न या अनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ जो हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को भी, बिजनेसमैन के फोरकास्ट को भी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वर्नेबिलिटी को भी। और हम कोई पोजीशन नहीं ले सकते कि नेक्स्ट 6 मंथ का जो मैं ऑर्डर ले रहा हूँ उसमें मुझे बिजली कितने में पड़ेगी जी, सस्ती पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। लिहाजा मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को अपोज करता हूँ कि ये पॉलिसियों का जो अदम तसलसल है, ये तबाही बर्बादी है इंडस्ट्री के लिए। और इसमें तमाम इंडस्ट्री आए थे मेरे पास इस्लामाबाद में, और सब ने यही कहा कि हम बंद हो रहे हैं और हम नहीं शिफ्ट होंगे। तो मैंने उनसे पूछा, अली परवेज़ मलिक से, कि फिर अगर ये नहीं शिफ्ट होते तो क्या करेंगे। तो उन्होंने 2 चीज़ें बतलाई।
एक तो उन्होंने कहा कि इस पर लीवे हम पहले 3 महीने 5% पेनल्टी, फिर 5% 3 महीने बाद, फिर 3 महीने, और टोटल 20% पेनल्टी गैस की कीमत में लगाते जाएंगी। तो वो इतनी महंगी गैस हो जाएगी कि खुद ही छोड़ देंगे। दूसरी चीज़ जो इन्होंने कही वो बड़ी पेनफुल थी। उन्होंने कहा अगर फिर भी नहीं माने तो हम गैस को डिस्कनेक्ट कर देंगे। सुई साधारण के हाय अल्लाह, ये तो 100 बिलियन 200 बिलियन रुपीस का हमें नुकसान होगा, ये हमारे क्लाइंटेल हैं, दे आर द गुड पे मास्टर। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई पॉलिसी मरबूत, कोई रब्त, कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, और ये चीज़ बहुत नुकसानदेह सनत के लिए भी, सरमाकारों के लिए भी। उसके अलावा जो इन्होंने अमेंडमेंट लाए हैं, ये बात कह के मैं बात ख़त्म करूँ, वो बड़ी हार्श है। टैक्स लाज जो अमेंडमेंट आई है उसमें इन्होंने ये कहा है कि जी आपका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव आप अपील में कब जाएंगे और अपील में क्या फ़ैसला होगा। अभी यही बातें हो रही थी तो मेरे पास फ़ोन आया, कराची की एक चेन है कबाबजी, उसने कहा जी मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया और 8 करोड़ रुपए निकाल लिए और मैं वेजेस देने के लिए पैसे नहीं है, और मैं तो ट्रिब्यूनल में भी नहीं गया हूँ, मेरे तो तमाम एपेलेंट फोरम बाकी हैं। तो मैंने भी चेयरमैन साहब, लकीली वो मेरी कायमा कमेटी में आए थे, मैंने कहा लंगराल साहब खुदा के वास्ते पे ये तो जुल्म है बिजनेस कम्युनिटी के साथ। मैं जानता हूँ ये बिज़नेस में ना वेजेस दे सकेंगे, ना तनख्वाहें, ना गोश्त ला सकेंगे कबाबजी की, तो बंद होंगे 200 यूनिट। तो ये सब चीज़ें जिस तरह, अगर मकसद सिर्फ ये है कि रेवेन्यू और ज़्यादा रेवेन्यू एंड रेवेन्यू, तो मैं नहीं समझता। हाँ, आप डॉक्यूमेंटेशन इकॉनमी बिल्कुल सही बेग साहब, साथ हैं। पॉइंट आ गया सर आपका। मैं ज़रा मोतीवाला साहब की जाने पड़ूंगा। मोतीवाला साहब, एक चीज़ जो एक आम आदमी सवाल पूछता है वो ये कि हम महंगाई की शरह की हम बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं मुसलसल हम कमी देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में इतनी कमी है। अब अगर मई के महीने में भी हमने 0.17% कमी देखी है अदाद शुमार के मुताबिक, लेकिन एक आम आदमी सवाल करता है कि ये नज़र क्यों नहीं आता हमें, हमारे तो मामलात में कुछ बेहतर नहीं है। आप महंगाई की शरह का हमें एक फिगर ज़रूर देते हैं लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा हमें इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, चीज़ें जूं की तूं हैं। देखिए, ये मसला बहुत बड़ा हो गया है कि हमारी सप्लाई साइड, फूड चेन की सप्लाई साइड इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल में नहीं ला सकती। आप हर जगह देखते हैं एक स्पाइक होती है प्राइसिंग, कोई पेरिशेबल आइटम है, कभी टमाटर नहीं मिल रहे होते, तो कभी आटा नहीं मिल रहा होता है, तो कभी शुगर एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये वो कहते हैं ना, एक एडहॉकिज्म चल रहा है, और ये एडहॉकिज्म की वजह से जो महंगाई की शरह कम हुई है वो ये हुई है कि भाई जैसे 100 रुपए की चीज 150 हो गई, चले पिछले कुछ सालों से, अब वो 100 रुपए की चीज जो है 151 रुपया हुआ है। यूं, ये मैं आपको बिल्कुल लेमेंस में बता रहा हूँ। ये नहीं हुआ कि हम ने वापस रिवर्ट बैक हो गए कि 100 150 रुपए की चीज वापस 125 हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेरिशेबल आइटम में हम मेनली हम इम्पोर्टर्स बन गए हैं, हर किस्म की पेरिशेबल आइटम है, और उसमें दालें हैं, ये है, उसमें भी कहीं कमी नहीं आई। फिर सीजनल जो कभी आता है, जो वेजिटेबल्स हैं और ये सब जो सीजन में आते रहते थे, वो हाई कंजम्पशन की वजह से बढ़े ही रहते हैं हर वक्त। क्योंकि अगर आप देखो तो आपके पास जो सप्लाई साइड थी उसमें भी रुक 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 के आते हैं, कभी वो चाहे रोड ब्लॉक्स की वजह से हो, चाहे वो उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया हो फ्रॉम फार्म टू द मार्केट, चाहे उसमें एरिया पूरा पूरा माहौलियात की वजह से, एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से चेंज हो गया हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के डिजास्टर के अंडर आ जाए और वो जो कपास या कोई चीज भी आ रही है वो डिस्ट्रॉयड हो जाए। तो ये फिनोमेना भी पाकिस्तान में नया शुरू हुआ है। अब ये सब देखते हुए आम आदमी को एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं आ रही है, ना आटे की रोटी सस्ती हो रही है, ना टमाटर प्याज के, ये अब थोड़ा 2-4 दिन होता है फिर वही की वही आ जाती है। अभी ये जो बता रहे थे कि जो ये चीज़ों के सप्लायर्स हैं वो खुद भी परेशान है, वो उसमें उनका भी कसूर नहीं है कि भाई मंडी से इतने का आ रहा है। हमें भी पता है मंडी के प्राइसेस कोट होते हैं, सब चीज़ें। पहले एक मतलब ब्लेम किया गया था कि आड़त जो है वो बीच में से मिडिल मैन को हटाओ, मिडिल,
हट गया मिडलमैन, फिर भी प्राइसेस नीचे नहीं है। 25 करोड़ आवाम के लिए आपकी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के लोएस्ट ग्रोइंग उस पे आ गए हैं कैटेगरीज में, कि पर हेक्टेयर अगर डबल कोई कंट्री कर रहा है चावल, तो हम उसको जैसे 1 टन कर रहा है तो हम आधा टन से भी थोड़े कम होंगे। तो ये सब चीजों को साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी को अच्छी लाकर कलेक्टिव हार्वेस्टिंग करके, कलेक्टिव फार्मिंग करके बढ़ाना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। फिर आपके सामने एक क्राइसिस अभी पानी के चल रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर जी। आप देखो कि हम जो इंडस्ट्रियों में सबसे बड़ा साइट का एरिया है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो कराची की है। उसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उसके पानी की सप्लाई देखो, उसके आउटपुट इंडस्ट्री का देखो, वो सब तबाह हुआ है। कहीं पर वो एनर्जी का क्राइसिस है, कहीं पर रोड ब्लॉक्स है, कहीं पर रोड खराब है, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो ये सब देखते हुए ये मुल्क को हमेशा महंगाई का अब एक वो लग गया है, एक दीमक लग गया है, जो नहीं हटने वाला है। और कोई भी तरीके से कर लें, ये जब तक जो नेग्लेक्टेड सेक्टर हैं उसमें रिलीफ नहीं देंगे, जब तक नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने फ्यूल पर रिलीफ नहीं दिया तो वो यही कहेगा कि हम मार्केट तक आते हैं तो हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है। अभी आपके सामने ईद का, बकरा ईद का टाइम आ रहा है, वो सब क्या रो रहे हैं कि भाई ये जो हमारा आते आते हमारे पर इतनी कॉस्ट हो जाती है, फ्यूल की इतनी कॉस्ट हो जाती है, इनको चारा खिलाने की इतनी वो कॉस्ट हो जाती है, डबल कॉस्ट ट्रिपल कॉस्ट तो मामूली बात हो गई है। तो ये सब चीजों को गवर्नमेंट को, एक और डिपार्टमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, थिंक टैंक्स को वो बताना पड़ेगा किस तरह है। अभी आप जैसे डॉक्टर सलमान शाह का भी जिक्र कर रहे थे कि शायद, तो उन्होंने उस टाइम जब इतना हालत खराब नहीं थी तो उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट कर लिए थे टमाटर। लेकिन अब जो है अपना ये मसला आ रहा है और ये मसले आते रहेंगे। अब देखते हैं इसका हल क्या है। बिल्कुल सही मोती वाला साहब जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। बेग साहब, मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मुझे थोड़ा सा इस एक और अहम जो मामला है उस पर रोशनी डालिएगा। जो हम खबर सुन रहे थे, जो इंपोर्ट है गाड़ियों की, उसके हवाले से कुछ चीज़ों को तब्दील करने की बात है, कुछ उसमें नरमी देने की बात है, और फिर जो लोकल इंडस्ट्री है उसके हवाले से क्या होगा। कुछ उसमें हम देखेंगे कि आम आदमी के लिए रिलीफ होगा, जो कार बायर है, जो इंपोर्टेड गाड़ी लेना चाहता है। देखिए, ये आईएमएफ ने कहा कि आपको इंपोर्ट लिबरलाइजेशन करना होगा। आप पाबंदी लगा देते हैं एलसी खोलने पे, और रीज़न यही होता है कि आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते, वो डिप्लीट ना हो। तो ये इंटरनेशनल कवानीन और WTO में के ज़मरे में ये चीज़ें नहीं आती, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही कहा कि आप अपने इंपोर्ट को खोलें, एलसी खोलने पे कोई पाबंदी न लगाएं, सब पाबंदियां उठा लें, और जो टैरिफ आपने हाई करा है, जो इंपोर्ट की हौसला शिकनी कर रहा है, उस टैरिफ को कम करें। और उस टैरिफ में इन्होंने व्हीकल्स का, जो लग्जरी गुड्स हैं, दूसरी हैं, उसका टैरिफ कम करने को कहा है। और कस्टम या FBI तो बहुत खुश है कि उनका मेन रेवेन्यू यहाँ से आता था, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि ओपन इंपोर्ट के बिल को अफोर्ड कर सकें। तो उसमें फिर आपके फॉरेन रिजर्व डिप्लीट्स होंगे और आपको फिर रुपए पे भी दबाव आएगा, फिर रुपया आपका हो सकता है 300 रुपये पे पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ें लिंक हैं। दूसरी चीज़ जो मैं इससे रिलेटेड आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ जो 4% तक तो नॉर्मल चलती है, लेकिन हम 4% से जब ऊपर जाते हैं तो इकोनॉमी हीट अप हो जाती है, आपकी इंपोर्ट बढ़ जाती है, आपकी रिजर्व्स कम हो जाते हैं, रुपया पे दबाव आता है, और फिर आपको घबरा के इंपोर्ट रोकनी पड़ती है। और ये एक विशेष साइकिल है जो चल रहा है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ इस इकोनॉमी को सस्टेनेबल की, जो जफ़र मोती वाला साहब ने कहा है
कि इकॉनमी को सस्टेनेबल बनाने के लिए आपके रिजर्व्स को मज़ीद बढ़ाना होगा, और रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टेबल सरप्लस करें, एक्सपोर्ट से रिजर्व्स को बढ़ाएं, जो सबसे रिलायबल से 4 जगह से रिजर्व बढ़ सकते हैं। पहला आपका एक्सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, दूसरा रिमिटेंसेस ऑलरेडी इस साल 37 बिलियन और नेक्स्ट ईयर 38 बिलियन एक्सपेक्टेड है। तीसरा फिर FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो हम 2 बिलियन से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे, हमारे हालात ऐसे हैं, मार्कअप हमारा ज़्यादा था। और फिर चौथी चीज़, अब ये तीनों में आपका काम हो जाए तो चौथी चीज़ फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, डोनर्स एजेंसीज के लोन है जिनसे आप अपने रिजर्व्स को सपोर्ट देते हैं, और आप सॉफ्ट डिपॉजिट लेते हैं जो सऊदी अरब और चाइना और UAE से आपने कोई 10 बिलियन का लिए हुए हैं जो आपके रिजर्व्स हैं दरअसल। तो ये है आपकी इकॉनमी बहुत जल्दी हीटअप होके, और आपके रिजर्व ना होने की वजह से आपकी इंपोर्ट जब बढ़ेगी तो आपकी इकॉनमी हीटअप हो जाएगी, और फिर आपको कंदन यानी रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी इंपोर्ट के ऊपर। ये एक आपका विशर सर्किल है जो चल रहा है। राइट सर। मोती वाला साहब, एक चीज़ जो टुवर्ड्स द एंड अब मैं जानना चाहूँगा वो ये कि हम ये जो तमाम तर सजेशंस हैं जो बेग साहब दे रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, यकीनन हुकूमत भी बहुत सारे मामलात अपनी खुशी से नहीं कर रही होती। इस वक्त बड़े हद तक हम मजबूर हैं IMF के हाथों, और ये एक बड़ा फैक्ट है कि हर चीज़ डिक्टेट वहाँ से हो रही होती है। तो अब जब हम बहुत सारी चीज़ों पर तनकीद करेंगे 10 जून के बाद से भी, उसमें कितनी मजबूर होकर बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही होगी और कितनी चीज़ें खुशी से कर रही होगी, या इसमें नेगोशिएशंस की गुंजाइश होती है, और अगर वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम चाहें और बेहतर अंदाज में नेगोशिएट करें तो IMF को अपनी चीज़ों पर मनवा सकते हैं। अब आप इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्या नेगोशिएशंस में कमी है या हम मजबूर हैं बहुत ज़्यादा IMF के हाथों कि जो उसने कहना है हमने वही करना है, कुछ अच्छी चीज़ें हम करना भी चाहें तो उनकी मजबूरी में हम नहीं कर सकते? देखिए, हम 2-3 चीज़ों में फंस गए ना। एक तो हमारे बुक्स जो थी वो मैं यही सवाल बेग साहब। फैक्ट हो गया है, गलत फिगर्स हैं। कैन यू हियर मी? जी, नाउ आई कैन। हेलो? जी, अब आवाज़ आ रही है मोती वाला साहब। हाँ, तो वो फिगर, हाँ हेलो, आवाज़ आ रहा है जी? जी। तो एक तो ये हो गया फिगर्स का। दूसरा, हम क्या जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, पिछली हुकूमत में वो उनको एक ठेस लगी कि भाई अचानक हमने कहा कि फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ जाएंगे, IMF की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप 2 बजट पहले बॉडी लैंग्वेज देखें जो हम सब टीवी पे आते हैं, तो हम लोगों ने A to Z यानी आरिफ हबीब से शुरू होकर जफर मोती अल्फाबेटिकल ऑर्डर से यही हम सब कह रहे थे कि IMF से नेगोशिएट कर लो, जेब में एक पाई नहीं है, आप बैंक्रप्सी हो जाएगी, बैंक्रप्सी में 25 करोड़ अवाम को, छोटे से मुल्क को होने को लेकर हम कहाँ जाएंगे, और ये तो बैंक्रप्सी हो जाएगी। और सैंक्शंस जो लगने वाले थे वो ऐसे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सैंक्शंस जो हैं वो क्या किस हालत में लेकर जाएंगे। तो ये सब चीजें देखते हुए अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो IMF ये जो हफ्ते हफ्ते आ रही है वो एक इनका वो अब तरीका हो गया है हम जैसे नॉटी बॉयज को सेटल करने के लिए, क्योंकि उसके बाद IMF के बाद फिर वर्ल्ड बैंक आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब ये जो है ना सिम्पली इन्होंने हल्की हल्की सही करनी शुरू की है। बाकी जो टास्क दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर को वो यही दिया जाता है कि भाई आप खुदा के लिए इनसे थोड़े थोड़े रिलीफ तो मांगो। अब जो तनख्वाहदार का हालत बुरी हुई है, उसके ऊपर इतने टैक्स डंप हो गए हैं, फिर ड्यूटियां लग गई हैं लोहे को बाहर से इंपोर्ट करने में, तो कंस्ट्रक्शन बैठ गया है। फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का मैंने आपको अभी जिक्र किया है कि उनके पास रॉ मटेरियल जो होता है एनर्जी का सेक्टर, पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आप भाव देख लो, तो कहीं 37% बढ़ा दिया, कहीं 34% बढ़ा दिया, कहीं क्या कर दिया, एक उद्यम है। राइट जफ़र मोती वाला साहब, पॉइंट आपका आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने